देखिए, अब हम इसके बाद हमने पढ़ने वाले हैं 1861 का भारत परिषद परिषद अधिनियम। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग की नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892, 1909 में 3 अधिनियम पारित किए। देखिए, वही जो हम सिंपल सी लाइन है कि भारतीयों को अगर भारत में शासन चलाना है तो भारतीयों को भी अपने शासन में भागीदार बनाना होगा, है ना। और इसी भागीदारी को बढ़ाने के लिए 1861, 1891, 1892 और 1909 में 3 अधिनियम पारित किए। अब 1861 का अधिनियम इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। इसने इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को भारतीय विधान परिषद में मनोनीत किया। अब क्या हुआ, जो आपका 1853 के अंदर लोकल जो विधान परिषद बनाई गई थी, विधान परिषद, कार्यकारी परिषद नहीं, विधान परिषद जो बनाई गई थी, उसमें कुछ लोकल लोगों को शामिल किया गया था। वो 3 प्रेसिडेंसी के, एक आगरा का बंदा। अब इन्होंने क्या सोचा कि यार लोकल लोग तो हमने शामिल कर लिए, एक विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्ति कर देते हैं 3 भारतीयों की, और इससे क्या होगा, लोगों को लगेगा कि हमारे लोग भी कर रहे हैं, हमारे लोग भी शासन में भागीदार हैं, हमारे लोग भी शासन में भागीदार हैं। आज के समय पर भी लोगों की निष्ठा अपने राजाओं के प्रति कम नहीं हुई है। इसके अनेकों उदाहरण हैं कि लोग अपने राजा को राजा की तरह देखते हैं। लोकतंत्र में राजतंत्र किस तरह पनपता है, उसका उदाहरण भारत में देखा जा सकता है। आज के दौर में भी और इस दौर में भी अनेकों बार, और आज के दौर में ये सब जब हो रहा है, जब भारत में लेफ्ट मूवमेंट, मतलब आप साम्यवाद और मार्क्सिज्म और समाजवाद इतना प्रबल विचार बन के उभरा है। आज के दौर में भी ये भारत का उदाहरण है, और उस टाइम की बात अलग है। 1861 में भारतीय विधान परिषद में कुछ विस्तारित परिषद में कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने नियुक्त किया। प्रथम इसमें थे हमारे सर दिनकर राव, पटियाला के राजा, बनारस के जमींदार, बनारस के राजा। और मैं ये बोल रहा हूँ, बनारस के राजा और अंग्रेजों की शुरू से दोस्ती है। अवध के टाइम पर भी दोस्ती थी। और बनारस प्रेसिडेंसी की घटना के बारे में, लखनऊ प्रेसिडेंसी या बनारस प्रेसिडेंसी, केवल इकलौता ऐसा नरसंहार है जो भारत में हुआ है। देखो, 1773 में
जो हमने पीछे पढ़ा कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, जो 1774 जो 1833 तक एक संपूर्ण इमारत बन गई थी। उनके सारे विधायी अधिकार छीन लिए गए थे। लॉर्ड बेंटिक थे, है ना, और पहले बनाए गए कानूनों को नियामक बोला गया, बाद में बनाए कानूनों को एक्ट बोला गया। 1861 में वह ये प्रक्रिया उलट दी गई। अब धीरे 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 अधिकार प्रांतों को अधिकार दिए जाने लगे, और 1833 के एक्ट ने ही भारत की स्थानीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया था कि वे लोगों पर कर लगा सकें, और जो कर नहीं देगा उसके पिछवाड़े पर डंडा पड़ेगा। और 1861 के अधिनियम ने तुम्हारा प्रांतों को अधिकार दिए जाने लगे, और 1937 तक यह जो प्रक्रिया थी पूरी हो गई, और 1937 तक प्रांत पूर्ण रूप से स्वतंत्र या स्वतंत्र हो गए, ऑटोनॉमस हो गए। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया। बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में 1866 में, और पंजाब में 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। सिंपल सी चीज़ है। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य या एक या अधिक सरकारी विभाग का प्रभारी बनाया जा सकता था, तथा उसे उस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। देखो, पहले तो इसने कैनिंग का पोर्टफोलियो सिस्टम था, जो लॉर्ड कैनिंग था, जो भारत के प्रथम वायसराय थे, उसका जो पोर्टफोलियो सिस्टम था उसको मान्यता दे दी गई। पोर्टफोलियो सिस्टम तत्कालीन मंत्रिमंडल की तरह है। इसमें भाई उस बंदे को मेन पावर थी, है ना। और इसने एक चीज़ और करी गई, इसने ना तुम्हारा वायसराय को कुछ और अधिकार दिए गए। काउंसिल में वायसराय को विधान परिषद में अधिकार दिए गए। विधान परिषद के कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की। देखो कितना विरोधाभास है। एक तरफ आप दिखावे के लिए भारतीयों को शासन में शामिल करते हो, ना कि भारतीयों को। ये भारतीय नहीं थे, मतलब भारतीय थे, पर वो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। वो आम जनमानस से उठकर के नेता नहीं थे। वो पटियाला के राजा थे, बनारस के राजा थे, और सर दिनकर राव थे, है ना। ये वो लोग थे। आप उनको शामिल करते हो, विस्तारित परिषद में शामिल करते हो गैर सरकारी सदस्य के रूप में, और दूसरी तरफ आप परिषद के संचालन और के विषय में नियम बनाने और अधिक शक्तियां प्रदान करते हो आपके हमारे इसको गवर्नर जनरल को। अध्यादेश पारित करने का अधिकार दिया गया, और ऐसा अध्यादेश मात्र 6 माह तक ही रहेगा। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, अब ये पढ़ लो जी। देखो इसमें क्या किया गया, केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई, परंतु बहुमत अभी सरकारी सदस्य के पास था।
विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। कार्यपालिका को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। इसने बोला केंद्रीय बजट पर बहस कर सकते थे और कार्यपालिका को उत्तर दे सकते थे, उत्तर मांग सकते थे। इनमें बोला गया कि गवर्नर भाई केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लोगों की नियुक्ति कर सकता है। और ऐसा ही वो जमींदार और ये सब लोग वहाँ पर नियुक्ति करने के कर सकते हैं स्थानीय विधान परिषद में। इसने अप्रत्यक्ष रूप से भारत में चुनाव को इंट्रोड्यूस किया। अप्रत्यक्ष रूप से भारत में चुनाव को इंट्रोड्यूस किया। इसमें ना अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव को भारत में इंट्रोड्यूस किया। और परंतु चुनाव सब नहीं था, चुनाव था भी नहीं यार, वो लोग सिफारिश करते थे, वो सिस्टम था। जमींदार, वो विधान परिषद, वो सब विधान परिषद सिफारिश करते थे। अब हम 1909 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। उन्नीस सौ 9 का अधिनियम था, इसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाने जाते हैं। जो मार्ले थे वो राज्य सचिव थे, जो मिंटो थे वो वायसराय थे, है ना। मिंटो वो थे। इसने केंद्रीय विधान परिषद में जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसके सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। और जो स्थानीय विधान परिषद थी उनकी संख्या असमान थी, कहीं ज़्यादा थी, कहीं थी, कहीं थी। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन देखो केंद्रीय विधान परिषद में तो सरकारी बहुमत को बनाए रखा, पर जो प्रांतीय परिषद थी उसमें गैर सदस्य के रूप में बहुमत की अनुमति थी। इसने दोनों स्तर पर विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया। इसने दोनों स्तर पर विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के रूप में अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना। बजट पर जो हम सवाल पूछ सकते थे वो 1809 में पूछ सकते थे। बजट पर बहस करना, पर जो अनुपूरक प्रश्न पूछना
भैया तू ये बता ये क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, फिर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सवाल पूछना। बढ़ा दिया गया। देखो, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, कार्यपालिका विधान परिषद के सदस्य बने गए, पर जो कार्यपालिका सदस्य बने गए वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बनाए गए। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बनाए गए कार्यपालिका के सदस्य। कब बनाए गए भाई, उनके बताएं कब बनाए गए, खुद जाके ढूंढो। 1909 में बनाए गए, सरदिनकर राव बने थे। पृथक निर्वाचन शुरू कर दिया गया। पृथक निर्वाचन, इन्होंने पृथक निर्वाचन शुरू कर दिया गया मुस्लिमों के लिए, है ना। और मुस्लिम लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक बनाया जाता है। मिंटो हरामी था, जो वायसराय था वो हरामी था साला। इसने प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया। सबको प्रतिनिधित्व दो। जब 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 जनसंख्या बढ़ा ही रहे हो, 16 से 30 कर रहे हो, 16 से 60 कर दिया, तो सबको प्रतिनिधित्व दो भाई। अब सब लोग मौज, है ना। इसके आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद।